गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी में वर्ष 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज वर्ष 2004 की निरस्त परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर दूसरी क्लास है। हम लोग जो है अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का एक सुझाव है, गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी क्लास में बने रहिए। क्लास में यदि आपको परीक्षा उपयोगी जानकारी मिल रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो चैनल को लाइक करिए। कोई क्वेरी हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही हो, तो उसके लिए आप जो है कमेंट में बताएं। आपको तत्काल जो है उसका सही और समुचित उत्तर दिया जाएगा, ताकि आपकी जो परीक्षा है उसमें सब चीज़ सही हो और सभी प्रश्न आपके सही हों और आपका जो अंतिम लक्ष्य है परीक्षा को पास करके प्रवक्ता बनना और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनना, वो आप निश्चित तौर पर बन जाए। चलिए हम लोग जो है विलम्ब न करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2004 निरस्त परीक्षा के दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन आइए। प्रश्न है 21, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। विकल्प 1 है डुमस, 2 है डुप्लिक्स, 3 है मार्टिन, 4 है ला बार्डो नाइस। अब बात हो रही है पांडिचेरी की स्थापना की। तो हम लोग पता है 1664 में फ्रांसीसी व्यापारी भारत में आए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 में इन्होंने पहली कोठी सूरत में स्थापित की। उसके बाद इनका कारवां बढ़ा और पांडिचेरी में भी अपने कोठी और व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो अब प्रश्न है कि इसके द्वारा की गई, तो फ्रांसिस मार्टिन थे, समझ रहे हैं, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा की गई, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए हम लोग समझ लेते हैं। फ्रांसिस मार्टिन और लेस्बिने ने जब वहाँ के सूबेदार वलीकोंडापुरम के सूबेदार से एक गांव लिया पुडुचेरी, तो उन सब के बारे में समझ लेते हैं। आइए, फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लिस्पिने ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार थे शेर खां लोदी से मद्रास के पास एक छोटा सा गांव पुडुचेरी प्राप्त किया, समझ रहे हैं। और 1674 ईस्वी में पांडिचेरी के नाम से विकसित किया गया। आपका प्रश्न का उत्तर है फ्रांसिस मार्टिन, इन्होंने किया था। अब थोड़ा सा आगे का पांडिचेरी के संबंध में इतिहास समझ लिया जाए। यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ होने पर इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और 1693 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता से डचों ने पांडिचेरी जीत लिया। किससे जीत लिया? फ्रांसीसियों से ना। फिर 1697 ईस्वी में वहाँ पर रिजविक की संधि होती है। रिजविक की संधि होने पर डचों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को लौटा दिया तथा किलेबंदी करके इसका नाम फ्रांसीसियों ने क्या रखा? पोर्ट लुई। पांडिचेरी का नाम रखा पोर्ट लुई। इसे ही 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना दिया गया। इसका प्रथम प्रेसिडेंट या गवर्नर बना फ्रांसिस मार्टिन। इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखिए यहाँ से कितने प्रश्न निकलते हैं ना, कि पांडिचेरी कहाँ के सूबेदार से लिया गया? वलीकोंडापुरम। नाम क्या था? शेर खां लोदी।
पांडिचेरी का पहले क्या नाम था, पर्दुचेरी या पुदुचेरी ना। उसके बाद डचों ने कब कब्जा किया था, 1693 में। फिर उसके बाद पोर्ट लुई क्या है इसके बारे में, और प्रथम प्रेसिडेंट कौन था पोर्ट लुई का ना, फ्रांसिस मार्टिन। और भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर हमको यहीं से मिलेगा। कौन था, फ्रांसिस मार्टिन। आगे चले, क्वेश्चन है 22, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। नंबर 1 अलीवर्दी खां, विकल्प नंबर 2 मीर जाफर, विकल्प नंबर 3 सरफराज खान, विकल्प नंबर 4 सिराजुद्दौला। ये देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध जो है बंगाल से है। तो हुआ क्या था कि जब सिराजुद्दौला, ये तो है सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अभी आएंगे कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने कार्रवाई क्यों की। तो अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद 20 जून को 1756 में, 20 जून 1756 में उन्होंने जो है हालवेल के नेतृत्व वाली सेना को पराजित करके और एक जो है कोठरी में बंद करवा दिया, जो 18 फीट लंबी थी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी। समझ रहे हैं, उसमें 146 लोगों को बंद किया गया। और 20 जून गर्मी का समय समझिए, 20 जून का समय आप समझिए कितनी गर्मी होती है। और उसमें 146 में से 123 लोग मर गए, जो शेष बचे थे 23। जब नवाब को पता चला तो उन्होंने उनको छुड़वा दिया। तो यह पूरी घटना यही है ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इसका जो जानकारी मिलती है एलाइव ए वंडर पुस्तक है जे हालवेल की, जो स्वयं उन बंदियों में था और सौभाग्य से बच गया था। समझ रहे हैं, तो इसके लिए इसका उत्तर होगा चौथा सिराजुद्दौला। आइए देखते हैं, 1756 से 1763 ईस्वी तक यूरोप की समस्या को लेकर के यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। यूरोप के युद्ध के कारण यहाँ भी जो बस्तियाँ थीं, ब्रिटिश बस्तियाँ और फ्रांसीसी बस्तियाँ, इन लोगों ने अपनी अपनी बस्तियों का किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अगर वहाँ युद्ध हो रहा है, यहाँ युद्ध होगा, ताकि हम लोग मजबूत रहें। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने कहा नवाब मैं हूँ और मेरी बिना अनुमति के ये दोनों कंपनियां अपनी किलाबंदी प्रारंभ कर दी। तो नवाब ने मना किया। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तब जो है नवाब सिराजुद्दौला को कार्रवाई करनी पड़ी। सिराजुद्दौला ने क्या किया, 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। जब इन्होंने कासिम बाजार पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसकी विशाल सेना देखकर फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे ड्रेक और सेनापति कौन थे, मिंचन। फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचन भाग करके फुल्टा द्वीप में चले गए। एक हाई टाइड का द्वीप है जहां पर वही जा सकता है जिसकी नौसेना मजबूत हो। सिराजुद्दौला नवाब की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी, अतः सर्वाधिक सुरक्षित स्थान फुल्टा द्वीप भाग गए। अब बचा कौन, हालवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब की सेना का सामना किया, किंतु वे पराजित हुए और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। समझ रहे हैं, नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। यहीं पर काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, हुई थी। अब समझिए क्या है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है।
कलकत्ता की काल कोठरी घटना के विवरण J.Z. हॉलवेल, जो स्वयं उन बंदियों में था, ने लिखा एक किताब अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में। उसके अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबी, 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में 20 जून 1756 की गर्मी से तपती रात में बंद कर दिया गया। सुबह 123 व्यक्ति दम घुटने के कारण मर गए। केवल 23 व्यक्ति शेष बचे, जिन्हें नवाब सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। अब इस घटना का उपयोग अंग्रेजों ने अपनी नवाब के विरुद्ध कार्रवाई करने में कई जगहों पर प्रयोग किया और यह बताने की कोशिश की कि हम नवाब के विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि नवाब अन्यायी और अत्याचारी है। तो हम लोगों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में समझ लिया है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 23 है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? नंबर 1 सर जॉनसोर, नंबर 2 लॉर्ड मिंटो, नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विसेज का जनक पूछ रहा है। हुआ क्या था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी भारत में एक व्यापारी के रूप में आई। वो व्यापारी जो है, व्यापारिक कंपनी अपने कर्मचारियों के माध्यम से व्यापार करती थी और उन कर्मचारियों को व्यापार के साथ में अपना निजी व्यापार करने का भी अधिकार दिया, अवसर दिया। इससे वो जो है आगे बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे। फिर बाद में जब जो है कंपनी के पास क्षेत्र आ गया तो इन्हीं कर्मचारियों को जो व्यापार देखा करते थे प्रशासन का भी काम दे दिया गया। समझ गए? प्रशासन का काम मिलने के बाद जो है अब प्रशासन से इन्होंने अपने को मजबूत या धन प्राप्त करने की कोशिश की, तो इससे उनमें भ्रष्टता आई, वो भ्रष्टाचारी बने। और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत से उपाय किए, कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तब ये व्यवस्था की गई कि योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाए। जो लोग प्रशासनिक सेवा करना चाहते हैं, कि योग्य हैं, उन्हीं को ही प्रशासन में भेजा जाए। इसके लिए भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया और इसके जो गठनकर्ता थे, संस्थापक थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। आइए देखते हैं। इस्पात का चौखट के नाम से विख्यात भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। प्रारंभ से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के जरिए होता था। कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपना निजी व्यापार करने का इजाज़त थी। बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने आरंभ किए। वह अत्यंत भ्रष्ट थे। इसको दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद भ्रष्टाचार समाप्त न होने पर कंपनी के विभिन्न पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्त हेतु सिविल सेवा का गठन किया गया। समझ गए? और यह गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अब जब गठन किया गया तो अब इंग्लैंड से कोई सिविल सेवक आ रहा है तो उसे भारतीय परिस्थितियों और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तभी तो काम कर सकेगा। इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। 1800 ईस्वी में कहाँ पर? कलकत्ता में कौन से कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह यहीं दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर व्यय अधिक करना पड़ रहा है। तो 1806 में इसको फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया। वहाँ पर भारत में आने वाले सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, कब स्थापित हुआ, किसने किया?
तीसरा ईस्ट इंडिया कॉलेज के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए, प्रश्न है 24, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हुई थी। नंबर 1 दस्तक, नंबर 2 औरंग, विकल्प नंबर 3 जाकत, विकल्प नंबर 4 गोमतसा। एक प्रश्न है, समझिए पहले प्रश्न यह है कि उस चीज को पूछ रहा है, उस परमिट को पूछ रहा है जो परमिट अंग्रेज दिखाते थे उन्हें प्रत्येक प्रकार के चुंगी टैक्सों से मुक्ति मिल जाती थी, तो उसको क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं ना, पास कहते हैं, पास जारी होता है। अब आइए इसको दस्तक की दास्तान को हम लोग समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए प्रत्येक निरीक्षण सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए जो परमिट जारी करती थी उसे दस्तक या पास कहा जाता है। ये है हमारा प्रश्न। आगे आइए, इस दस्तक से कंपनी के अभिकर्ता को यह अधिकार दिया गया था कि वह प्रांत के अंदर चुंगी अदा किए बिना व्यापार कर सकते हैं। प्रांत के अंदर आपने दस्तक या पास को दिखाया तो आपको अपना व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इस दस्तक को पहले नवाब जारी करते थे, सम्राट जारी करते थे। तो फिर 1717 में उस समय थे मुगल बादशाह फर्रुखसियर, उनके समय जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य में आया और उस जो शिष्टमंडल आया था, उस शिष्टमंडल में एक सर्जन थे हैमिल्टन। उन्होंने फर्रुखसियर की एक असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया। उस असाध्य बीमारी को ठीक करने के कारण जो है फर्रुखसियर उस शिष्टमंडल से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है 1717 में एक फरमान जारी किया। फरमान जारी करके उन्होंने जो है बंगाल इत्यादि स्थानों पर बहुत कम पैसे में व्यापार की अनुमति दे दी और एक महत्वपूर्ण काम में दिया, अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया। समझ रहे हैं? अब अंग्रेज जो है खुद दस्तक जारी कर दें अपने व्यापारियों को और वो व्यापारी जो है बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई कर दिए व्यापार अपना करें। तो 1717 में मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर ने दस्तक जारी करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजी इतिहासकार औरम थे, इन्होंने इस बात को यह कितना लाभदायक था, क्या कहा, कंपनी का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र की संज्ञा दी। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए फरमान को औरम्स नामक इतिहासकार ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, यह महाधिकार पत्र है, इतना लाभदायक था। अब देखिए इस दस्तक से होता क्या था कि अब दस्तक तो दिया गया था कंपनी के व्यापार के लिए कि जो कर्मचारी हैं कंपनी के जब व्यापार करेंगे तो दस्तक दिखाएंगे, लेकिन एक कर्मचारी क्या करते थे, निजी व्यापार में, अपने व्यापार में भी दस्तक का उपयोग करने लगे। कंपनी का व्यापार तो कर ही रहे थे, अपना निजी व्यापार प्राइवेट कॉमर्स भी प्रारंभ कर दिया। दूसरा ये क्या करते थे, नवाब जो है अपने जो भारतीय व्यापारी थे उनको दस्तक देता था। अंग्रेज जो है भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक जारी करने लगे, पास जारी करने लगे। इससे जिसके क्षेत्र में जो नवाब वहाँ का था उसके कर की राजस्व की हानि होने लगी और निजी व्यापार में कंपनी के कर्मचारी ज़्यादा संलग्न हो गए तो कंपनी का भी नुकसान होने लगा। अंग्रेज व्यापारी दस्तक का दुरुपयोग करते थे, कंपनी के व्यापार के साथ अपने निजी व्यापार में इसका उपयोग करते थे। इस दुरुपयोग इतना बढ़ गया, अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना पड़ा। समझ गए दस्तक की दास्तान? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 25। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था।
नंबर 1 सदकाह, विकल्प नंबर 2 खिरस, विकल्प नंबर 3 वक्फ, विकल्प नंबर 4 जजिया। समझ रहे हैं? तो भूमि कर पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? जब मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में इन्होंने किया था अधिकार सिंध पर, तो उन्होंने जो है खिरज या खिराज या खराज, समझ रहे हैं, ये विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। आइए देख लेते हैं। सिंध पर अरबों की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर खिराज या खराज कहलाता था। खराज एक विशेष इस्लामी राजकोषीय कर था। किससे लिया जाता था? जो हाल में ही जीते गए इस्लामी क्षेत्रों में गैर मुसलमानों और हाल ही में इस्लाम में धर्मांतरित लोगों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। समझ गए? तो मुसलमानों से क्या लिया जाता है? तो धर्मांतरित हैं, तो मुसलमानों से भूमिकर उस्त्र लिया जाता था। उस्त्र नामक भूमिकर लिया जाता था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया तो वहां पर खिराज लगाया। ठीक, आगे चलें। अरबों के आक्रमण के संबंध में और बातें हम लोग देख लेते हैं। अरब आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अरब आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है, बिलादुरी लेखक हैं, इनकी कृति है किताब फुतूल अल वल्दान। क्या है? किताब फुतूल अल वल्दान। और एक किताब है अन्य लेखक की, चचनामा। और परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अरब आक्रमण की जानकारी किससे मिलती? उसमें विकल्प है चचनामा। अज्ञात नामा लेखक हैं, लेखक का नाम अभी पता नहीं है। उनकी पुस्तक है चचनामा। इससे जो है अरबों के भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। अरब पहले मुसलमान थे जिन आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। उससे पहले भी 2 आक्रमण हुए थे, सफलता नहीं मिली थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम को पहली बार सफलता मिली। सबसे पहले उसने थट्टा के पास देवल बंदरगाह थी को जीता और यहीं देवल पर ही सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया नामक कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कहाँ पर लगाया गया? देवल पर लगाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? नंबर 1 शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 3 सुल्तान रजिया, नंबर 4 बहराम शाह। बताइए किसको माना जाता है? तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक हैं। मिनहाजुस सिराज जो है दास वंश के सबसे जो है महत्वपूर्ण शासक जो है इल्तुतमिश को मानते हैं सबसे महान शासक, इसलिए विकल्प 1 इल्तुतमिश सही है। अब हम लोग समझ लें कि जो ये दास वंश है ना, दास राजाओं या दास वंश, इसमें कौन कौन से वंश सम्मिलित होकर के बनता है, उनके संस्थापक कौन रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के बीच 3 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1206 से जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है तब से 1290 तक की बात हो रही है। तो उस समय जो है 3 राजवंश रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कुतवी, एक कब तक शासन किया? 1206 से 1210, जब चौगान से कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया था तब खत्म हुआ था ना। तो इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश कौन था? शमसी, इसने कब तक किया? 1210 से 1265 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तीसरा बलबनी वंश 1266 से 1290 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? बलबन थे। उपरोक्त तीनों राजवंशों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश कहते हैं या गुलाम वंश कहते हैं
या मामलूक वंश कहते हैं या इल्वरी वंश कहा जाता है ना, दास वंश, गुलाब वंश, मामलूक वंश या इल्वरी वंश। तो उस दौरान इन 3 वंशों ने शासन किया है। तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने दास वंश के सभी सुल्तानों में इल्तुतमिश को सर्वश्रेष्ठ माना है। वह उसे अल्लाह का संरक्षक कहता है, सफल प्रशासक तथा वीर सेनापति मानता है। समझ गए। अब इल्तुतमिश के बारे में और इतिहासकारों ने क्या कहा है उसको भी लगे हाथ देख लिया जाता है। डॉक्टर के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। ऐबक ने दिमागी खाका केवल बनाया था। इल्तुतमिश ने उससे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिमागी खाका बनाया था उसको कार्य रूप में इल्तुतमिश ने परिणित किया। समझ गए। आगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। आरपी त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश के समय होता है। मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश किसके समय होता है, इल्तुतमिश के समय। ये बात किसने कही, आरपी त्रिपाठी ने। आपकी पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। समझ गए। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 27 है, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था। नंबर 1 मुजफ्फर शाह, नंबर 2 तातर खां, 3 अहमद शाह, 4 नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। यह बात किसकी हो रही है, अहमदाबाद नगर की स्थापना की। ये कहाँ पर है, गुजरात में है ना। अब गुजरात के इतिहास को अगर हम समझते हैं तो गुजरात को सल्तनत में किसके समय मिलाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। उसके बाद उन्होंने जो है सूबेदार नियुक्त किए और उन सूबेदार ने अपनी स्वतंत्र सत्ता का उपयोग प्रारंभ कर दिया। तो उसी कड़ी में जो वास्तविक संस्थापक थे गुजरात के वो थे अहमद शाह प्रथम। और अहमद शाह प्रथम ने ही असावल के स्थान पर जो है अहमदनगर को बसाया था। इसलिए इस विकल्प में अहमद शाह प्रथम विकल्प नंबर 3 सही है। आइए देखते हैं। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण को पराजित करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये 1297 की बात है। 1391 में अंतिम सूबेदार जफर खां जो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता था, सन 1401 ईस्वी में औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी और मुजफ्फर शाह, ये जफर खां जो है मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान के रूप में गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। संस्थापक कौन था, जफर खां या मुजफ्फर शाह जिसकी उपाधि थी। शीघ्र उसके पौत्र अलफ खां ने उसे जहर दिया और अहमद शाह के नाम से सुल्तान बन गया। उसी को पौत्र अहमद शाह को कहते हैं अहमद शाह प्रथम, जो 1411 से 1441 तक गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था। स्थापना तो मुजफ्फर शाह ने की थी लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, अहमद शाह प्रथम। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया। इसने 1413 ईस्वी में असावल के प्राचीन नगर के स्थान पर साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। देख रहे हैं ना, 1413 प्राचीन क्या था, असावल अहमदनगर बसाया। इससे पहले राजधानी कहाँ थी, पाटन थी। समझिए इसमें
कहाँ पर बनाया? असावल नगर प्राचीन नगर था, उससे और उसको फिर राजधानी बना दिया। तो प्रश्न बनेगा उससे पहले राजधानी कहाँ थी गुजरात की? उससे पहले गुजरात की राजधानी कहाँ थी? पाटन में थी। आगे है फिरोज शाह जो बहमन था, बहमनी का, वो अहमद शाह का अत्यंत करीबी मित्र था। एक छोटी जानकारी है, वह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। मुसलमान इतिहासकारों ने सूफी संतों के प्रति निष्ठा और देवी देवताओं की मूर्तियों का भंजन करने के प्रति उसके अतिशय उत्साह की प्रशंसा की। अहमद शाह प्रथम ने ही गुजरात में सबसे पहले जजिया कर लगाया, यहाँ जामा मस्जिद और 3 दरवाजा का निर्माण करवाया। मणिकचंद एवं मोतीचंद उसके मंत्रियों में थे। पूछ लेगा ना, मणिकचंद और मोतीचंद किसके मंत्री थे ना? तो अहमद शाह प्रथम के गुजरात के शासक उत्तर देना है। बताया जाता है कि सुल्तान के लिए एक उपयुक्त हिंदू पत्नी खोजने के लिए उसने एक ब्राह्मण नियुक्त किया था। कहा जाता है कि अहमद शाह एक प्रसिद्ध कवि था। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बद्र उद्दीन दमामिनी, क्या नाम है? बद्र उद्दीन दमामिनी, जिसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी, ने सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है, वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान था। प्रश्न बनेगा किसके बारे में कहा जाता है कि वह विद्वानों में सुल्तान और सुल्तानों में विद्वान था? उत्तर अहमद शाह प्रथम लगेगा। अहमद शाह ने बुरहानुद्दीन कुतुब आलम की प्रशंसा में एक प्रशस्ति की रचना की थी। समझ गए? तो अहमद शाह के बारे में ये जानकारी थी। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा? नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 है अहमद शाह, नंबर 3 है मोहम्मद शाह तुगलक, नंबर 4 है अली आदिल शाह। तो इसमें दक्कन को भेदने की बात करा। 2 चीज होती, एक दक्कन की ओर किसके शासनकाल में पहली बार आक्रमण किया गया, दूसरा किसने भेदा। भेदने का मतलब है कि बिंध के पार जा करके ना, बिंध के पार जा करके दक्कन के जितने भी राज्य थे, देवगिरी, गोलकुंडा ना, इन सब पर किसने अधिकार किया, किसने अपने अधीन लाया? तो उस काम को अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसलिए विकल्प 1 अलाउद्दीन खिलजी सही है। अब इतने जानने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न बना है आपकी पीजीटी में कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो है दक्षिण पर आक्रमण कब किया था, उसका उत्तर खोज लेंगे। दूसरा एक पूछता है कि जो वहाँ के 5 जो राज्य हैं उनके वहाँ कौन कौन से वंश थे जो शासन करते थे, परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। वो सब हम देख लेंगे ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है यहाँ से गलत नहीं करेंगे, हम लोग सही करके आएंगे। चलिए, दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। अगर ये प्रश्न पूछे पहली बार जो है कब किसके काल में हुआ था तुर्की आक्रमण दक्षिण भारत में, तो जलालुद्दीन खिलजी ना, कौन थे? अलाउद्दीन के चाचा और ससुर दोनों थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके अपार धन संपदा प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने जब भिलसा पर आक्रमण किया था तो उसको पता चला कि दक्षिण में बहुत धन संपत्ति है, उसको प्राप्त किया जाए। और धन संपत्ति उसको इसलिए चाहिए थी क्योंकि वह अपने चाचा को हटा करके सत्ता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने 1296 में पहली बार जो है दक्षिण पर अटैक किया, वो भी देवगिरी पे किया था और रामचंद्र देव पर किया था। यही अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण है। ये प्रथम आक्रमण की बात है और परीक्षा पीजीटी में इसको पूछा भी गया है। आगे चलें। वहीं दक्षिण विंध्याचल पर्वत के पार जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है था।
उसका दक्षिण अभियान खिलजी साम्राज्यवाद का अगला कदम है, क्योंकि वो तो साम्राज्यवाद को इतना बढ़ाना चाहता था कि वह सिकंदर सानी को उपाधि लेता ना, सिकंदर उस सानी मान द्वितीय सिकंदर की। जैसे सिकंदर विश्व विजय की इच्छा रखता है वैसे अलाउद्दीन खिलजी भी तो रखता है, इसलिए उसने अपने साम्राज्यवाद को दक्षिण की ओर ले जाना चाह रहा था। दूसरा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। समझ गए? दक्षिण भारत का जो अभियान था उसके एक जो है नायब या उप सूबेदार, अगर वो नहीं होता तो संभव नहीं होता, उसका नाम क्या था? मलिक काफूर, और ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। दक्षिण में मुख्य रूप से सभी अभियानों की अगुवाई में मलिक काफूर का हाथ था और ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। अलाउद्दीन के समय जूना और मलिक छज्जू के नेतृत्व में सबसे पहला आक्रमण 1303 में तेलंगाना पर किया गया। वहाँ के शासक प्रतापरुद्देव ने आक्रमण को विफल कर दिया। उसके पश्चात अलाउद्दीन कुछ वर्षों तक दक्षिण की ओर ध्यान न दे सका। जब वह जो है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो फर्स्ट टाइम 1303 ईस्वी में दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उसके दो सेनानायक थे, जूना और मलिक छज्जू ने, लेकिन उसमें प्रतापरुद्देव ने जो है पराजित कर दिया था, तो सफल नहीं हुआ था पहला आक्रमण उसके शासक बनने के बाद। आगे आइए, तो नंबर 1 देवगिरी का आक्रमण 1307 ईस्वी में। कारण था वार्षिक कर दिल्ली न भेजना, क्योंकि 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था उसके बाद नियमित रूप से वार्षिक कर भेजा करता था। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया और दिल्ली लाया गया। रामचंद्र देव का राज्य लौटा दिया गया, उसे राय रायन की उपाधि दी गई। परीक्षा में बार बार पूछता है कि राय रायन की उपाधि किसको दी गई थी? रामचंद्र देव को। उसको चंदोबा से सम्मानित किया गया, 1 लाख सोने के टंके दिए गए और नौसारी जिला दिया गया, तथा रामचंद्र देव की पुत्री इल्लापाली से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। अब उसके बाद फिर तेलंगाना आते हैं। 1309 में आक्रमण किया और 1310 में विजय प्राप्त की। कारण क्या था? 1303 में आक्रमण जो विफल हुआ था उसका बदला लेना था। दूसरा क्या था? देवगिरी पर सफल आक्रमण हो गया था, विजय प्राप्त हो गई थी, उससे अलाउद्दीन खिलजी उत्साहित था। तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्देव द्वितीय, जिसे लुद्दर या लाहरदेव भी कहा जाता है, ने अपने एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसके गले में एक माला डाली, माला में कोहनूर हीरा जड़ा हुआ था, कोहनूर हीरा लगा था। और कोहनूर हीरे का पहली बार इतिहास में चर्चा यहीं से प्रारंभ होती है, जो बाद में आपको क्रमिक रूप से मिलता रहेगा। अमीर खुसरो ने कहा कि तेलंगाना के सरवर दुर्ग की रावत महिलाएं जो थी उन्होंने इस आक्रमण के विरोध में जौहर व्रत लिया, जौहर किया। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण में आक्रमण किया था उस समय कहाँ की महिलाओं ने जो है जौहर व्रत किया था? तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? उत्तर हमारा बनेगा सरवर दुर्ग की रावत महिलाओं ने। आगे चलें, होयसल 1310 में हुआ। बीरबललाल द्वितीय ने संधि कर ली, बहुत सा धन दिया, वार्षिक कर देना स्वीकार किया, पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का मार्ग बताने का आश्वासन दिया तथा दिल्ली आया। पांड्य जिसकी राजधानी क्या है? मदुरा, मदुरा या मावर, वहाँ पर बहुत अधिक धन संपदा थी, इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी सुन रखा था। तो वहाँ के जीतने के मार्ग को बताने का आश्वासन होयसल के शासक ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका राज वापस कर दिया, एक विशेष खिलअत, एक मुकुट और छत्र दिया और 10 लाख टंके की थैली भेंट स्वरूप प्रदान की। होयसल से मामला पांड्य तक पहुंचा 1311 ईस्वी में। कारण दो भाई थे वहाँ पर, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। इनमें
उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, सिंहासन के लिए झगड़ा था। मलिक काफूर सुदूर दक्षिण पहुंचना चाहता था और उसने जो है अपना अधिकार किया। धन की दृष्टि से यह सबसे सफल आक्रमण था, समझ गए। तो देवगिरी हुआ, होयसल हुआ, वारंगल हुआ, पांड्य हुआ, इन सब आक्रमणों के बारे में तिथि सहित हमको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। अंतिम जो है रामचंद्र की मृत्युपरांत उसके पुत्र शंकरदेव के दिल्ली से संबंध विच्छेद करने के कारण 1313 में देवगिरी का दूसरा आक्रमण किया गया तथा देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली में मिला लिया गया। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण के जो 4 शक्तिशाली राज्य थे उनके कौन से वंश थे, उस समय कौन से शासक थे। देवगिरी में यादव राजवंश था ना, देवगिरी के यादव, इस तरह से याद करना है। रामचंद्र देव थे, उसके बाद शंकर देव। वारंगल तेलंगाना, वारंगल के काकतीय, प्रताप रुद्र देव द्वितीय। द्वार समुद्र के होयसल, बीरबल्लाल द्वितीय। मदुरा या महाबर, मदुरा के पांड्य, ये पांड्य हुआ, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ये परीक्षा में पूछता है कि देवगिरी में किसका शासक था, वारंगल में किसका था, किस वंश का, द्वार समुद्र में किस वंश का, मदुरा या माबर में किस वंश का शासन रहा है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। अगला है प्रश्न नंबर है 29। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। विकल्प 1 है लॉर्ड विलियम बेंटिक, नंबर 2 है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड रिपन, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। बात हो रही है तार माने टेलीग्राफ ना, और रेल किसके समय प्रारंभ किया गया। जिसके समय प्रारंभ किया गया उसको भारत में रेलवे का जन्मदाता माना जाता है और वह उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। विकल्प नंबर 2 सही है। आइए समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय थे। वह थे 1848 से 1856 के समय। 1853 में इन्हीं के समय भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे तक चलाई गई। पहली बार रेल लाइन बिछाई गई बम्बई से ठाणे तक। कब? 1853 में। कितनी किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर की। इसलिए भारत में अगर बात हो रही है रेलवे का प्रारंभ किसने किया, तो डलहौजी ने किया। पहली रेल लाइन कब चली? 1853 में। पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच में चली। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। इसी कारण डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। पहली थी मुंबई से ठाणे 53 में, दूसरी थी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। आइए तार पर आते हैं। 1853 में ही प्रथम तार लाइन सेवा, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा कहाँ से शुरू हुई? कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रांत। प्रश्न बनता है, एक तो यहाँ बम्बई से ठाणे वाला बनता है, दूसरा प्रथम जो है तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? कलकत्ता से आगरा तक। समझ गए? इसी समय 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। अब सिर्फ 2 पैसे की दर से कहीं पर भी पत्र भेजा जा सकता था। पहले क्या था? पत्र भेजने के लिए अलग अलग जगहों पर पैसा देना पड़ता था। अब क्या हुआ? टिकट जारी हो गया, 2 पैसे का टिकट लगा दीजिए और पत्र भेज दीजिए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। और डाकघरों की देखरेख के लिए महानिदेशक नियुक्त किए गए और इन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी स्थापित। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कई पुलों का निर्माण किया गया। 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोल दिया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। प्रश्न बनता है
मरम्मत किसने कराई? डलहौजी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। आगे चले, प्रश्न संख्या है 30। किस वायसराय के समय भारत में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित किया गया? नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक, नंबर 2 है लॉर्ड डलहौजी, नंबर 3 है लॉर्ड रिपन, नंबर 4 है लॉर्ड कैनिंग। बंगाल नगर पालिका अधिनियम का मतलब हुआ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, और भारत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में स्वशासन के जन्मदाता रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन के ही समय जो है बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित हुआ, इसलिए सही उत्तर विकल्प 3 लॉर्ड रिपन है। आइए देखते हैं। विलियम ग्लैडस्टोन द्वारा 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत कर दी। ठीक, इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने स्वशासन की 3 इकाइयों तालुका ग्रामीण क्षेत्र में, म्यूनिसिपल बोर्ड एवं जिला बोर्ड में विभक्त किया। इसी के तहत बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित हुआ। हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। लेकिन अब सज्जन रिपन के बारे में और चीज़ें समझ ली जाए। रिपन के समय के अन्य कार्य, 1881 में आया पहला कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, जिसमें 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य के घंटे निर्धारित कर दिए गए। इन 9 घंटे से अधिक कार्य इनसे नहीं लिया जा सकता। 1881 का रिपन के समय में 1881 में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई। सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई और उसी के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती रही है। लेकिन जनगणना की शुरुआत जो है भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अगर प्रश्न पूछे भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो 1872 में कौन था उसे वायसराय? लॉर्ड मेयो थे। अगर प्रश्न पूछे नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तब 1881 में लॉर्ड रिपन के उत्तर को टिक करना है। अगर विकल्प में लॉर्ड मेयो नहीं है, केवल रिपन है, तो कोई भी प्रश्न पूछे आप रिपन लगा दीजिए और सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे चलें। 1882 में जो लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट लाया था, रिपन ने उसे रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था भारतीय भाषाओं या देसी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था। समझ रहे हैं? और इसका मतलब था अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं या देसी भाषाओं में भेदभाव किया गया था, जिसका विरोध हुआ और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया 1882 में। रिपन ने जो है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन 1882 में गठित किया, जो एक शिक्षा आयोग था, मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर काम किया था। लेकिन इसका यह था कि 1854 में जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जो शिक्षा की मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, उससे शिक्षा का कितना विकास हुआ इसको देखा जाए। उद्देश्य था चार्ल्स वुड डिस्पैच में शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन करना। अगला 1881 में मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया, रिपन के समय हुआ था। फिर 1883 में आया था रिपन के समय इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह भी यूरोपीयों के मामले को सुन सकते हैं। पहले था कि यूरोपियों के मामले को केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही सुन सकते हैं, लेकिन 1883 के इल्बर्ट बिल में यह व्यवस्था की गई कि यूरोपियों के मामले को भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। इसका यूरोपियों ने विरोध किया, प्रबल विरोध किया। इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों के इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई।
इस घटना से अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भारतीयों का मोह भंग हुआ। रिपन ने क्या किया, लिटन ने सिविल सेवा में एज कम कर दी थी, तो रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो लिटन द्वारा कम कर दी गई थी उसको 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया। रिपन के बारे में भारत में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, मुख्य मुख्य बातें हम लोगों ने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? नंबर 1 1757, नंबर 2 1775, नंबर 3 1857, नंबर 4 1885। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, इसलिए विकल्प 4 सही है। आइए देख लेते हैं। स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे ना। कहाँ पर हुआ था? बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। प्रारंभिक सदस्य कितने से? 72 लोगों ने इसको प्रारंभ किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, केटी तेलंग, एस सुब्रमण्यम और बी राघवाचारी थे। जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई तो इसका उद्देश्य क्या था? देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना। समझ रहे हैं? अगला था जनप्रिय मांगों को निरूपित तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। जो जनप्रिय मांगे हैं उनका निरूपण किया जाए और सरकार के सम्मुख रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह था देश में जनता को प्रशिक्षित और संगठित किया जाए। 1885 में प्रारंभ हुई इस तरह की कांग्रेस ने 1947 में भारत को स्वतंत्र करा दिया। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 32, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 चित्तरंजन दास, नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज दल 1923 में इलाहाबाद में बना था। उसको बनाने में मुख्य भूमिका रही है चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू की। उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इसलिए विकल्प नंबर 3 चित्तरंजन दास को हम लोग सही मानते हैं। और महामंत्री मोतीलाल नेहरू जी थे। स्वराज दल या पार्टी स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कब? जनवरी 1923 में। संस्थापक कौन थे? देखिए ना, चित्तरंजन दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू महामंत्री। समर्थक कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर, मदन मोहन मालवीय, MR जयकर। समझ गए? इसका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वराज दिलाना। नंबर 2 क्या था? परिषद में उस समय विधान परिषद का चुनाव होना था और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। अब आंदोलन को परिषद के अंदर कैसे घुसाया जाए, इस पर जो है लोग अडिग थे। परिषद में प्रवेश कर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। नंबर 3 सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अडंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से चल सकें, सुचारू रूप से ना चल सकें और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो। और देखिए समर्थक में विट्ठल भाई पटेल शब्द दिए हैं। यह इसलिए आपको जानना जरूरी है कि पूछ लेगा स्वराज दल से कौन संबंधित नहीं थे। इसमें से 2-3 नाम डाल देगा, एक दूसरा कोई डाल देगा, इसलिए यह जानना जरूरी है। अब हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन के बाद में अब हम लोग विधान परिषद में जाएं, इस प्रश्न पर मतभेद था और कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, वो परिवर्तनवादी थे। कुछ लोग जो है विरोध कर रहे थे, ना जाने की बात कर रहे थे, वो नो चेंजेस थे, अपरिवर्तनवादी थे। तो वो कौन कौन थे उनको देख लेते हैं। 1919 के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषदों में भाग लेने के प्रश्न पर
दो तरह का मामला था। एक परिवर्तनवादी चेंजर्स थे, वो कहते थे 1923 के चुनाव में भाग लेकर विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना है। इसमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास माने चित्तरंजन दास थे, ये थे चेंजर्स। दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स, विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे। इसमें कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर अंसारी थे, आयंगर थे और राजेंद्र प्रसाद थे। इनके नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। उपरोक्त प्रश्न का निर्णय कब हुआ? दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जब CR दास एवं मोतीलाल के नेतृत्व में परिवर्तनवादियों का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। दोनों ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में, स्वराज दल का गठन हुआ। फिर 1923 का चुनाव हुआ, स्वराज दल को अच्छी सफलता मिली। इस तरह से जो है स्वराज दल ने एक उस समय जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, शून्य की स्थिति थी, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को गतिशील बनाए रखा। आगे चलिए, नंबर 33 है क्वेश्चन, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई? नंबर 1 एडम स्मिथ, नंबर 2 रॉबर्ट ओवेन, नंबर 3 है सेंट सिमन, नंबर 4 है कार्ल मार्क्स। ये कह रहा है क्रमबद्धता से विकसित की गई, तो समाजवाद की सबसे साइंटिफिक जो विकास कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, इसलिए विकल्प 4 सही है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है? पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन उसको जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। नंबर 1 है मॉन्टेस्क्यू, नंबर 2 है रूसो, नंबर 3 है वाल्टेयर, नंबर 4 है मार्क्स। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की जो बात होती है, और फ्रांसीसी विचारक हैं रूसो, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है इसको, इसलिए यह उत्तर 2 रूसो सही है। आइए देख लेते हैं। फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है। रूसो के इस कथन का अर्थ है मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, लेकिन सामाजिक संरचनाएं और संस्थाएं ऐसी बाधाएं लगाती हैं जो इस स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। प्राकृतिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद जो चीजें आती हैं वह उसको परतंत्र करती हैं। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? विकल्प 1 है दास कैपिटल, विकल्प 2 है वार एंड पीस, विकल्प 3 है मीन कैंप, नंबर 4 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नाजी जर्मनी की बात हो रही है, और जर्मनी एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद को आगे बढ़ाया था, उसकी बाइबल हिटलर की एक पुस्तक है मीन कैंप या मेन कैंप, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मेन कैंप या मीन कैंप, नाजियों की बाइबल मानी जाती है। यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र है, यह हिटलर की एकमात्र पूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक जर्मनी के तीसरे राइख में राष्ट्रीय नाजीवाद की बाइबल बनी। समझ गए? नाजियों की बाइबल को समझ लिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? नंबर 1 भारत, नंबर 2 बर्मा, नंबर 3 इंडोनेशिया, नंबर 4 श्रीलंका। बताइए कौन सा वह पहला एशिया का देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद राष्ट्रीयता हिलोरे मारने लगी और राष्ट्रीय आंदोलन तेज होने लगे, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर भी हुआ था। उसके बाद जो है एशिया के देश क्रमशः अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसमें पहला था इंडोनेशिया, जिसने जो है 1945 में
अपने को स्वतंत्र किया था, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद पराधीन देशों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का संचार हुआ। ये देश स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित हुए, स्वतंत्र होकर साम्राज्यवाद का अंत किया। एशिया में इंडोनेशिया, देख रहे हैं, एशिया में इंडोनेशिया पहला देश था जो 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भारत और पाकिस्तान हुए। पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके बाद बर्मा 4 जनवरी 1948, श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। उत्तर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। 37 है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? नंबर 1 केशव चंद्र सेन, नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, नंबर 3 न्यायाधीश राणा डे, नंबर 4 बेहराम जी मलावरी। अब कह रहा है ब्रिटिश संसद माने हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले कौन भारतीय चुना गया था? तो उदारवादी दल से मध्य फिन्सबरी क्षेत्र से दादा भाई नौरोजी ने चुनाव जीता था, इसलिए विकल्प 2 दादा भाई नौरोजी सही है। आइए देखें। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य फिन्सबरी क्षेत्र से ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय ही नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति थे। समझ रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अब हम लोगों ने जान लिया उदारवादी दल की ओर से चुने गए थे। अब इनके बारे में और मुख्य चीज़ें जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं। इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसकी उपाधि है? दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहते हैं? ग्लैडस्टन की उपाधि से अलंकृत दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के खड़ग नामक गांव में एक पारसी परिवार में हुआ था। अब नौरोजी ने 1848 में बम्बई में ज्ञान प्रकाश मंडली और एक महिला स्कूल स्थापित किया। प्रश्न बनता है ज्ञान प्रकाश मंडली की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। ज्ञान प्रकाश मंडली और महिला स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था? वयस्क पुरुषों को शिक्षा प्रदान करना। दादा भाई नौरोजी ने पत्र भी प्रकाशित किए थे गुजराती में। राफ्त गुफ्तार और सत्यवादी 2 उनके पत्र थे जिनका संपादन किया था। 1852 में बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न बन चुका है परीक्षा में, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1852 में। इन्होंने अपने लंदन प्रवास, कब तक लंदन में थे? 1855 से 69 के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए 1865 में लंदन इंडियन एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना क्रमशः 1865 और 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ही की गई थी। चलिए, धन का निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, जो उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरोल इन इंडिया में दिया था, जिसका प्रकाशन एक इनके लेख इंडिया डेप्थ इंग्लैंड में हुआ था। इसके बारे में हम लोग किसी अन्य प्रश्न में व्यापक और विस्तार से चर्चा करेंगे। इनकी उपलब्धि और देखिए। कांग्रेस के मन से पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनकी मृत्यु पर गोखले ने क्या कहा था दादा भाई नौरोजी के बारे में? यदि मनुष्यों में कहीं देवता है तो वह दादा भाई ही है। इस तरह से मुख्य बातें हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी के बारे में जान ली है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है,
आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त की? नंबर 1 औद्योगिक विकास में, नंबर 2 शैक्षणिक सुधार में, नंबर 3 ग्रामीण विकास में, नंबर 4 राजनीतिक सुधार में। तो इसमें आर्य समाज में उपलब्धि रही शैक्षिक सुधार में, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब शैक्षिक सुधार में क्या क्या किया उसको देख लेते हैं। फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, इन सब को भी समझ लिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग डीएवी दयानंद पब्लिक स्कूल के बारे में भी आ जाएंगे और गुरुकुल कांगड़ी जो उत्तराखंड में था उसको भी हम लोग देख लेंगे। आइए, शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद तथा आर्य समाज के अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गया और लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, अतः उन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना की। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है डीएवी की स्थापना कब हुई और किसने की थी? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने कब की थी? 1886 में। डीएवी माने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, 3 नाम याद रखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का आधार पर शिक्षा देने के समर्थक थे, उसका वकालत कर रहे थे। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में, 1886 था या 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसलिए गुरुकुल कांगड़ी भी कहा जाता है ना, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में की। कब की? 1902 में। अब शिक्षा में और देखिए, पुणे में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और उन्होंने 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय के लिए मुक्ति सदन की स्थापना की। अब देखिए कितने प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की और कब की ना, और शारदा सदन की स्थापना किसने की और मुक्ति सदन की स्थापना किसने की ना, ये सब प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अब आइए हम लोग आर्य समाज की स्थापना और संस्थापक के बारे में समझ लेते हैं। भारत के हिंदू लूथर किंग किसकी उपाधि है? भारत के हिंदू लूथर किंग, यह उपाधि है दयानंद की, स्वामी दयानंद की ने 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में कहाँ पर की? बम्बई में। 1877 में इसका मुख्यालय बम्बई से स्थानांतरित होकर लाहौर बनाया गया और इसी जो है आर्य समाज द्वारा जिन लोगों ने हिंदू धर्म से अन्य धर्म स्वीकार किए थे उनको वापस ला करके शुद्ध आंदोलन चलाया गया। दयानंद ने नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद ने। इनकी पुस्तकें देखिए, सत्यार्थ प्रकाश 1874 में संस्कृत में, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, पंच महायज्ञ विधि 1875 में, वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 में। केशव चंद्र सेन ने कहा सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करिए, इससे जो है आपका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि हिंदी को बोलने और समझने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने जो है उसकी हिंदी में रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न पूछता है, उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज पर बल दिया। स्वदेशी राज्य को सर्वोपरि बताया, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा
स्वामी दयानंद जी ने दिया। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने। किसके अनुसार? एनी बेसेंट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39 है, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? नंबर 1 पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, नंबर 2 मुस्लिम सुधार आंदोलन, नंबर 3 है खादी आंदोलन, नंबर 4 है आतंकवादी कार्यकलाप। देवबंद सहारनपुर वाला है, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था, इसलिए विकल्प 2 सही है। आइए देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था जिसका उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना था। समझ रहे? इस आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही ने। इनके नेतृत्व में 1866 में सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर दारुल उलूम की स्थापना हुई। इस विद्यालय में इस्लाम की शिक्षा द्वारा धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के जोर दिया गया। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में था किंतु शाह वली उल्लाह के वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। करना क्या था कि धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दे रहा था। अब ये जो आंदोलन था देवबंद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इसने स्वागत किया और इस स्थापना के विरोधी थे सर सैयद अहमद खां। 1888 में देवबंद उलेमा ने सर सैयद अहमद खां द्वारा बनाई गई यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। किसने? देवबंद ने। एक और है महमूद उल हसन, देवबंद शाखा के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन के धार्मिक विचारों को राजनीतिक और बौद्धिक स्वरूप देने का प्रयास किया। इन्होंने राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा मुस्लिम निष्ठाओं में समानता स्थापित कर, राष्ट्रीय आकांक्षा क्या है और मुस्लिम निष्ठा, इनमें जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, समन्वय है, इसको उन्होंने दिखाया। इसके एक प्रमुख नेता थे शिबली नुमानी। इनका पूरा जीवन काल 1857 से 1914, जो अरबी और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया परंतु राजनीतिक मुद्दों पर ये भी सर सैयद अहमद खां के विरोधी थे। इन्होंने शिबली नुमानी ने विद्वानों के एक मंडली के साथ कहाँ पर? लखनऊ में सितंबर 1898 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा मदरसा की स्थापना की। किस मदरसा की? दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जिसका मतलब होता है ज्ञान का घर, और विद्वानों की सभा, विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस तरह से हम लोगों ने देवबंद जो सहारनपुर में था की बारे में बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, आज का अंतिम प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? नंबर 1 बंगाल के छात्र, नंबर 2 किसान, नंबर 3 दुकानदार, विकल्प नंबर 4 भारतीय पदाधिकारी गण। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें नवयुवकों ने अपनी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के दिखाई। उन नवयुवकों में विद्यालय के छात्र, बंगाल के छात्र प्रमुख थे, इसलिए विकल्प 1 बंगाल के छात्र इसमें सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन की विशिष्ट भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव थे कार्लाइल। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया 22 अक्टूबर 1905 को, जिसे कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। इसके तहत कलेक्टरों को पत्र भेजा गया कि वे कॉलेजों से कहें कि छात्रों को आंदोलन में भाग न लेने दें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी।
और विश्वविद्यालयों से कहा गया कि ऐसी संस्थाओं की मान्यता वापस ले लें। कार्लाइल सर्कुलर में कलेक्टर जो थे जिले के, उनसे कहा गया कि वो कॉलेजों से कहें कि छात्रों का आंदोलन जाने से रोकें, नहीं तो सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। और यूनिवर्सिटी से कहा गया कि जहां भी इस तरह के छात्र जा रहे हैं उन कॉलेजों की मान्यता ही रद्द कर दीजिए। समझ रहे हैं? सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। समझ गए? छात्रों को कॉलेजों से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण उन्होंने सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी बोला, आपके विरुद्ध आंदोलन के लिए एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना दी गई है, जिसके सचिव थे छात्र नेता सचिंद्र प्रसाद बसु। सचिव कौन थे? सचिंद्र प्रसाद बसु। एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने छात्रों को संगठित करने और स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को उतारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा फैलाने में सबसे बड़ा कार्य किसका था? डान सोसाइटी का। किसका? डान सोसाइटी का। यह विद्यार्थियों का संगठन था जिसके सचिव थे सतीश चंद्र मुखर्जी। समझ गए बंगाल के छात्रों का मामला। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। पूछेगा रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1905 को। 19 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके बाद टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज के जो प्राचार्य बने अरविंद घोष बने। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इस तरह से उस समय जो है शिक्षा के क्षेत्र में और छात्रों द्वारा आंदोलन के क्षेत्र में कार्य किया गया। अब हम लोग कुछ तिथियां जान लेते हैं जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। फिर विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इस तरह से हम लोगों ने टीजीटी परीक्षा 2004 की जो निरस्त परीक्षा थी उसके 20 प्रश्नों का हल कर लिया है। आगे एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग शेष बचे हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर लेंगे। आप सब लोग जो है पूरे तन्मयता और धैर्य के साथ इस क्लास में जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।